ओके, क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड सेकेंड लॉ जो है वो है रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स का विकिरण नियम, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व था उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये नियम दिया गया था। तो रेले ने ये इमेजिन किया था कि जो ब्लैक बॉडी है उसे अगर स्फेरिकल शेप का ना इमेजिन करके क्यूब शेप का, घनाकार, अगर क्यूब शेप का आप इमेजिन कर लेते हो तो वो कैविटी कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। उसकी एक दीवार से कोई वेव इमिट होती है, क्योंकि अपन ने देखा था दीवारों के जो एटम होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं किसी टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होते हैं। तो उसमें से कोई वेव इमिट होके देखो ऐसे जाएगी, सामने वाली दीवार से वो टकराएगी और वापस वो रिफ्लेक्ट होगी। तो जो वेव जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आ रही है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरफियरेंस, व्यतिकरण होगा। और इन दोनों के इंटरफियरेंस से जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो वेव होती है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव का मतलब होता है ऐसी वेव जो आगे या पीछे मूव ना करे, जिस जगह है उसी जगह पार्टिकल के वाइब्रेशन होते रहें। दूसरा नाम है स्टैंडिंग वेव, और हिंदी में इसको बोलते हैं अप्रगामी तरंग। जो प्रगति नहीं कर रही हो तो वो क्या कहलाती है, अप्रगामी या स्टेशनरी वेव। तो इस तरह की वेव को अपन क्योंकि कैविटी के अंदर अब इसी तरह की वेव मिलेगी अपन को, क्योंकि हर वेव जो जा रही है वो वापस रिफ्लेक्ट होके भी आ रही है, दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इस वजह से जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्टेशनरी वेव। तो एक ऐसी ही स्टेशनरी वेव की जो इक्वेशन है वो अपन लेके चलेंगे। तो ये स्टेशनरी वेव की जनरल इक्वेशन होती है। ये वेव की इक्वेशन कैसे आई ये थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। सपोज एक वेव है जो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव को हम लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपको वेव इक्वेशन में मिल जाएगी। ये प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव को रिप्रेजेंट करती है। और जब ये वेव आगे किसी बाउंड्री से टकरा जाती है और वापस रिफ्लेक्ट होके आती है तो ये माइनस एक्स में आती है। तो इस वजह से माइनस एक्स वाली वेव जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्म कैसे आई, ये वेव इक्वेशन जो है उसमें आपने सेकंड ईयर में देखा होगा। तो जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होता है तो इंटरफेरेंस की वजह से रिजल्टेंट वेव हमें क्या मिलती है, y1 प्लस y2। तो यहाँ पर आप y1 और y2 की वैल्यू रखेंगे तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होता है 2 साइन c प्लस d/2, तो उससे मिल जाएगा ये। और कोस c माइनस d/2, तो उससे मिल जाएगा ये। हालांकि यहाँ पे माइनस साइन आता है बट कोस माइनस थीटा वापस थीटा ही मिल जाता है। तो इसका मैंने यहाँ पर कोई एम्पलीट्यूड शुरू में लिया नहीं था, तो इस 2 के साथ उस एम्पलीट्यूड को मिला के अपन a लिख देते हैं। साइन ये अगर एक डायरेक्शन में लेते हो तो kx आएगा, 3D में लेते हैं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, k डॉट r आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा t। तो इन दोनों वेव से मिलकर जो वेव बनती है वो क्या कहलाती है, स्टैंडिंग वेव। इसलिए अपन ये लेके चलेंगे। अब स्टैंडिंग वेव की एक और प्रॉपर्टी होती है कि बाउंड्री पे उनकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। यानी कोई वेव जो है वो यहाँ से इमिट होके सपोज यहाँ टकराई और तो वापस वो यहाँ पर आ गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ के जो बीच की पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज में तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर जो वेव है, और सॉरी यहाँ पर जो पॉइंट है और यहाँ पर बाउंड्री वाले जो पॉइंट है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, ना तो वो ऊपर शिफ्ट होते हैं ना ही वो नीचे शिफ्ट होते हैं। तो सपोज अपन एक्स डायरेक्शन की बात करें तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। मान लीजिए जो कैविटी अपन ले रहे हैं उसकी x डायरेक्शन में जो लेंथ है वो कितनी है, a है। सिंपल सी बात है, अगर क्यूब नेचर का है तो y में भी a होगी और z में भी a होगी। तो केवल x डायरेक्शन में अगर अपन लें तो x इक्वल टू 0 पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, x इक्वल टू a पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँ तो देख y क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, जो कि x इक्वल टू a पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो 0 a साइन, और मैं एक डायरेक्शन के लिए ले रही हूँ तो इसलिए मैं k डॉट r ना लेके क्या लूँगी, kx लूँगी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, kx आना चाहिए, लेकिन x की वैल्यू क्या है, a। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ka कोस ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि जब x की जगह a रखते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो सॉल्व करेंगे तो a और कोस ओमेगा टी को दूसरी साइड में भेज देंगे, तो साइन के a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और साइन थीटा जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई होती है, जहाँ n कैन बी 0 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, n पाई अपॉन a मिल जाएगी। तो ये k की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी n पाई बाय a। लेकिन
यहाँ पर हम n की जो वैल्यू है वो एक तो ज़ीरो नहीं लेंगे और एक नेगेटिव नहीं लेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि n इक्वल टू ज़ीरो और नेगेटिव पे भी हमें साइन थीटा तो ज़ीरो मिल जाएगा, पर हम n की केवल क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे। इसका कारण है देखो, अगर n की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो k क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि a और पाई तो कांस्टेंट है। तो n नेगेटिव लेते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, k नेगेटिव आ जाएगा। और k क्या होता है, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, तरंग संचरण नियतांक। k नेगेटिव आने से क्या हो जाएगा, लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा और वेवलेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसी के साथ अगर हम n को ज़ीरो ले लेते हैं तो k हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और उसकी वजह से लैम्डा क्या चला जाएगा, इन्फिनिट चला जाएगा। हम उस इन्फिनिटी को अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम n की केवल क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ही लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने तब लिखा जब हमने केवल x डायरेक्शन की बात की थी। तो अगर x y z यानी 3D में हमें वेव मिल रही है तो k के 3 कंपोनेंट मिलेंगे। तो जो फॉर्मूला हमें k के लिए मिल रहा है उसी हिसाब से हम nx की वैल्यू रख देंगे, सॉरी kx की वैल्यू मिल जाएगी हमें nx पाई बाय a, ky की वैल्यू मिल जाएगी हमें ny पाई बाय a, और kz की वैल्यू मिल जाएगी हमें nz पाई बाय a। ठीक है, और इस कंडीशन में कोई भी वेक्टर जो होता है आप जानते हो, के स्क्वायर निकालेंगे तो के स्क्वायर में क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। साथ में अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ओके, अब क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है, और लैम्डा हम जानते हैं क्या होता है, न्यू अपॉन सी होता है। ठीक है, सी बाई न्यू होता है, सॉरी। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस हिसाब से अगर ये के की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, कैसे मिला है यहाँ पर ये देखो, इस इक्वेशन से अगर हम एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर निकालें तो इस के ए स्क्वायर को किधर भेज देंगे, के स्क्वायर के साइड में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। और ये जो के की वैल्यू है, ये जो के की वैल्यू है वो हम कहाँ रखेंगे, इस जगह। तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, नाउ दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्फेयर। अगर आप एक्स वाई जेड एक्सिस को ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन से मिलती जुलती इक्वेशन मिली है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि स्फेयर की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर अगर अपन एक स्फेयर बना लेते हैं जिसकी एक्सिस मान लीजिए है एन एक्स और ये है एन वाई और ये है एन जेड। यहाँ पर अगर मैं एक स्फेयर ड्रॉ करती हूँ और उस स्फेयर की रेडियस 2a न्यू अपॉन सी जो कि n, ठीक है, इज इक्वल्स टू n। तो इस रेडियस का एक स्फेयर गोला अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो इसकी इक्वेशन बिल्कुल वही मिलेगी जो आपको ये इक्वेशन मिली है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस अपन ने इमेजिन कर ली। अब अपन ने ऐसा क्यों किया, देखो जो कैविटी है उसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की वेव मौजूद है और हमें ये निकालना है कि उस फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसीज हमें मिल रही है तो किस किस फ्रीक्वेंसी की वेव हमें मिल रही है। तो हमें न्यू की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है जो हमें वहाँ पर मिल रही है। तो हर न्यू की वैल्यू के लिए देखो a तो कांस्टेंट है क्योंकि वो तो क्यूब की लेंथ है, और c कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, 4 भी कांस्टेंट है। तो जब भी आप एन एक्स एन वाई एन जेड की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो तीनों का एक कॉम्बिनेशन आपको न्यू की एक वैल्यू दे देगा, क्योंकि हर एन एक्स एन वाई एन जेड के कॉम्बिनेशन से हमें फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू मिल जाएगी। और हमें जितने भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं हमें वो सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिससे कि हमें न्यू की वैल्यू मिल जाए। तो उतने पॉइंट्स हमें निकालने हैं, यानी हमें एन एक्स एन वाई एन जेड के सारे पॉसिबल सेट निकालने हैं, पॉसिबल सेट, क्योंकि हर सेट हमें क्या दे रहा है, न्यू की एक वैल्यू दे रहा है और हमें सारे सेट सारी वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो इस वजह से हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्फेयर है इस स्फेयर के अंदर, लेकिन पर इस स्फेयर में क्या है, देखो इस स्फेयर में इधर जाओगे तो एन एक्स पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन पीछे की डायरेक्शन में एन एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जबकि हमने देख लिया था कि एन एक्स एन वाई और एन जेड नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होने चाहिए, यानी इनकी वैल्यू हमें कैसी चाहिए, केवल पॉजिटिव चाहिए।
तो इस गोले के अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ड्रॉ करती हूँ तो उस पॉइंट के 3 निर्देशांक, 3 कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, nx, ny, nz। साथ ही में हमें वो तीनों कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। nx, ny, nz तीनों कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। तो इस गोले का अगर मैं पूरा वॉल्यूम ले लेती हूँ, देखो इस गोले का पूरा वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई n³। लेकिन इस वॉल्यूम में तो nx, ny, nz के नेगेटिव वैल्यूज़ भी होगी। तो अगर मैं इस वॉल्यूम को क्या करूं, इसमें केवल nx के नेगेटिव वाले पार्ट को हटा दूं, तो देखो एक बार ये साइड वाला पार्ट जिसमें ये वाली वैल्यू है, अगर मैं इतना पोर्शन हटा दूं इस गोले का, क्यों, क्योंकि इस पोर्शन में ny, nz अगर पॉजिटिव हो भी गए तो भी nx हमेशा कौन सा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो nx नेगेटिव हमें नहीं चाहिए। तो इस गोले के वॉल्यूम को अपन क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। जैसे ही हाफ करेंगे nx की नेगेटिव वाली वैल्यू हट जाएगी। सिमिलरली एक बार और हाफ कर देंगे तो ny की नेगेटिव वैल्यू भी हट जाएगी। सिमिलरली एक बार और हाफ कर देंगे तो nz की नेगेटिव वैल्यू भी हट जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/8 टाइम 4/3 पाई n³। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि nx, ny, nz एक्सिस को लेके खींचा हुआ जो गोला था, स्फेयर था, उसके 1/8 पार्ट में यानी 1/8 भाग में nx, ny, nz की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेगी और उनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी हमें सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। तो टोटल नंबर हमारे पास, नंबर ऑफ पॉइंट उतना, देखो नंबर ऑफ पॉइंट की क्या मिलेगा, वॉल्यूम के इक्वल ही होगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम किससे बनता है, एक पॉइंट बनाओगे उसके पास दूसरा पॉइंट बनाओगे, फिर दूसरा पॉइंट, फिर दो, जमा होते होते ही तो वॉल्यूम बनता है। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे ये वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करेंगे। इस वजह से हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी इसी नंबर से लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, इसके बाद इसको एक लाइन के रूप में लिख रही हूँ। तो a³ वॉल्यूम में, a³ वॉल्यूम में कंपन विधाओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या, एक मिनट में बता देती हूँ आपको। कंपन विधाएं जो होती है वो क्या होते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन वॉल्यूम a³ कैविटी के वॉल्यूम के लिए लिया है और उसमें नंबर ऑफ मोड जो हैं वो कौन से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे, 1/8 4/3 पाई n³। क्यों, क्योंकि इस वॉल्यूम में वो सारे पॉइंट हैं जिनके लिए nx, ny, nz के मान पॉजिटिव हैं और हर कॉम्बिनेशन हमें फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू देगा और हर फ्रीक्वेंसी जो है एक कंपन विधा को रिप्रेजेंट करेगी। तो जितनी आपको फ्रीक्वेंसीज मिलेगी उतनी ही कंपन विधाएं हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल नंबर इसको रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अगर ये तो हमें मिला है कहाँ, देखो ये रेंज हमें 0 से n के करस्पॉन्डिंग मिली थी और अगर 0 के n के करस्पॉन्डिंग में आपको 0 से न्यू तक की रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमें चाहिए न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू रेंज में, क्योंकि देखो जो स्फेयर आपको मिला था उसकी रेडियस क्या थी, 0 से n तक थी, तो आपको 0 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। n के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू मिलेगी, क्योंकि हर n के लिए न्यू की एक वैल्यू मिल रही है। तो 0 से n तक में कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 0 से न्यू तक की रेंज वाली मिल जाएगी। तो अगर हमें इस रेंज में चाहिए तो इस रेंज में निकालने का तरीका होता है, जो ये वैल्यू आपको मिली है इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएट करते ही उसमें क्या टर्म आ जाएगा, डी न्यू आ जाएगा। तो 1/8 4/3 पाई n³ की वैल्यू रखनी थी, सॉरी, तो n³ की वैल्यू पहले रख देते हैं, 2a न्यू अपॉन c का क्यूब है और उसका डिफरेंशिएशन करने से हमें क्या मिल जाएगा, 1/8 4/3 पाई 2a अपॉन c का क्यूब। साथ में देखो न्यू क्यूब है तो न्यू क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो ये जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये न्यू से लेके न्यू प्लस डी यू रेंज में कंपन विधाओं की संख्या है, कंपन विधाओं की संख्या है। ओके, ये याद रखिएगा आप, है ना। अब ये तो किस वॉल्यूम में है, ये है a³ वॉल्यूम में। अगर अपन को यूनिट वॉल्यूम में चाहिए तो अपन क्या करेंगे, यूनिट वॉल्यूम में सेम टर्म कंपन विधाओं की संख्या के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम से डिवाइड करते ही हमें क्या मिल जाएगा, 4/3 पाई 2 अपॉन c का क्यूब, क्योंकि a³ से a³ डिवाइड हो चुका है, क्योंकि कैविटी का वॉल्यूम a³ है। आप कंफ्यूज मत होना, ये जो स्फेयर का वॉल्यूम अपन ने लिया है ये कैविटी का वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि ये तो
नंबर ऑफ मोड्स कैलकुलेट करने का मेथड है, जबकि एक्चुअल कैविटी जो है वह हमारी क्यूब के नेचर की है, घनाकार है इसलिए उसका वॉल्यूम कितना है, एक क्यूब। तो यहाँ यूनिट वॉल्यूम के लिए अपन उसको डिवाइड कर देंगे और अपन यहाँ पर क्या मिल जाए, वापस क्या मिल जाएगा, बाकी बचा हुआ सारा टर्म मैंने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। तो ये यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोड को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक चीज़ और है कि क्योंकि कैविटी के अंदर जो वेव प्रोपेगेट हो रही है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय है, और इसकी दो पोलराइजेशन स्टेट होती है। इसकी पोलराइजेशन स्टेट कितनी होती है, दो ध्रुवण अवस्थाएं होती है। अब ध्रुवण अवस्था क्या होती है, देखो अगर वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, जिसका ये मतलब होता है कि वेव प्रोपेगेट अगर एक्स में हो रही है तो उसके जो वाइब्रेशन है वो प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो सकते हैं। अब एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, वाई और जेड। तो इसमें जो वाइब्रेशन है वो कौन कौन सी डायरेक्शन में हो सकते हैं, वाई में भी हो सकते हैं और जेड में भी हो सकते हैं। और उन दोनों वाइब्रेशन को हम दो अलग अलग कंपन विधाएं मानते हैं। वाई में वाइब्रेशन होगा तो वो अलग कंपन विधा को रिप्रेजेंट करेगा, जेड में वाइब्रेशन होगा तो वो अलग कंपन विधा को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल जो भी नंबर अपन ने निकाला है इस दो पोलराइजेशन स्टेट की वजह से वो नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यूनिट वॉल्यूम में न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू रेंज में कंपन विधाओं की संख्या, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये संख्या हमें क्या मिल जाएगा, और डबल कर दो उसको तो 2 × 1/8 4/3 पाई 2/c क्यूब 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू। अब देखो क्या क्या टर्म कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 से मिला के 8 कैंसिल हो जाएगा, बचे हुए टर्म हम लिख लेते हैं, बचे हुए टर्म हमें मिल जाएंगे 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू। ओके, इस नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एन न्यू डी न्यू से, जो कि बता रहा है डी न्यू रेंज में कंपन विधाओं की संख्या। अगर ये लैम्डा के टर्म्स में निकालना हो तो देखो लैम्डा होता है c/न्यू और डी लैम्डा हो जाता है -c/न्यू² डी न्यू। तो अगर हमें ये टर्म जो है फॉर्मूला वो लैम्डा के टर्म में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर माइनस साइन अपन इसके अंदर नहीं लिखते हैं, क्योंकि माइनस साइन लिखने से जो नंबर हमें मिलता है वो नेगेटिव आ जाएगा, और नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी चीज़ को अपन काउंट करते हैं तो वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, बट वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नंबर नेगेटिव होना फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए अपन इस माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, तो केवल मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। तो नंबर क्या मिलेगा, देखो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से डी न्यू की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो डी न्यू मुझे इस टर्म से अगर मैं डी न्यू निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, न्यू स्क्वायर डी लैम्डा अपॉन सी मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं न्यू स्क्वायर की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से वापस पुट करती हूँ। यहाँ से अपन क्या करेंगे, न्यू स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो न्यू स्क्वायर वहाँ से क्या आ जाएगा, सी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा डी लैम्डा और अपॉन सी, जो ये वाला सी है। ठीक है, ये हो जाएगा डी न्यू, और इस वाले फॉर्मूले से न्यू हमें क्या मिल जाएगा, c/लैम्डा। तो ये न्यू की वैल्यू और डी न्यू की वैल्यू अपन इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो नंबर जो आएगा उसे अब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन लैम्डा डी लैम्डा से, क्योंकि उसके फॉर्मूले में न्यू होगा ही नहीं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 8 पाई अपॉन सी क्यूब, साथ में क्या था, न्यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c/लैम्डा का स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या है, डी न्यू। तो डी न्यू की जगह ऊपर हमें मिला हुआ है, देखो ये डी न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये वाला टर्म। तो जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर देते हैं, सी वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 8 पाई अपॉन लैम्डा रेज़ टू पावर 4 डी लैम्डा। ठीक है, तो ये नंबर अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में यूनिट वॉल्यूम में कंपन विधाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्लासिकल थ्योरी या मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी, उसमें एक लॉ आता है ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत, ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बता देती हूँ एक बार सिंपल सा क्या होता है। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है एक डायरेक्शन में तो उस वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो होती है kT,
जिसमें से हाफ kT जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है और हाफ kT जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो हर एक कंपन विधा के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है, kT होती है। हमारे पास कंपन विधाओं की संख्या कितनी है, n लैम्डा डी लैम्डा, तो इन सभी कंपन विधाओं के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, kT हो जाएगी, क्योंकि एक कंपन विधा के लिए एनर्जी कितनी है, kT, और ये हमारे पास क्या है, कंपन विधाओं की संख्या है, तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी। तो इस एनर्जी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं सपोज u लैम्डा डी लैम्डा से। पर ध्यान रखिए ये u लैम्डा जो है वो ऊर्जा नहीं है, बल्कि ये है ऊर्जा घनत्व। घनत्व वर्ड कब आता है, जब पर यूनिट वॉल्यूम होता है। एक्चुअल में जब हमने एन लैम्डा ये नंबर निकाला था तो आपको याद होगा ये हमने यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या निकाली थी। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो भी एकांक आयतन की ऊर्जा होगी, और एकांक आयतन की ऊर्जा या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में टोटल एनर्जी डेंसिटी जिसको हम लिख रहे हैं u लैम्डा डी लैम्डा से, वो क्या हो जाएगी, n लैम्डा डी लैम्डा इंटू kT। और n लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू हमें मिली गई थी, कितनी मिली थी, ये टर्म हो गया था, साथ में आ जाएगा kT और ये आ जाएगा डी लैम्डा। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज, ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला कहलाता है रेले जीन्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के टर्म्स में रेले जीन्स का रेडिएशन लॉ कहलाता है। पर एग्जाम में कई बार ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगेन आपको पता है न्यू की जगह क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा, सॉरी लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू। और यहाँ से ओके इसमें हमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, लैम्डा की जगह आपको पुट करना है सी बाय न्यू, और डी लैम्डा की जगह अपन को पुट करना है माइनस सी अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले किया था, ये आपके लिए टास्क है, इसको कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के बाद यू न्यू डी न्यू हमें मिल जाएगा, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर kT अपॉन सी क्यूब डी न्यू। ओके, तो दिस इज द रेले जीन्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये जो रेले जीन्स का लॉ है, तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो ये तो वैसे तो सही था, इसमें और कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये कर्व के कौन से पोर्शन को एक्सप्लेन कर पाया, कौन से को नहीं कर पाया, वो अपन देख लेते हैं। तो कर्व हमें ये मिला था, ठीक है, कर्व हमें क्लासिकल रेडिएशन में ये मिला था। उसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा था, ये स्पेक्ट्रल एनर्जी था ऊपर, तो ये बेसिकली जो यू लैम्डा अपन ले रहे हैं उस यू लैम्डा को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये और ये सेम चीज़ ही है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, लैम्डा मिल रहा था। तो इस कर्व के अंदर ये मैक्सिमा पॉइंट है, इससे लेफ्ट साइड में देखो, तो इससे लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, लैम्डा इंक्रीज होने से ई लैम्डा का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, लैम्डा इंक्रीज होने से ई लैम्डा का मान डिक्रीज हो रहा है। अब हमारे वाले केस में देखो, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला मिला है, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले में यू लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4, यानी लैम्डा इंक्रीज होने से यू लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। यू लैम्डा ले लो या फिर ई लैम्डा ले लो, ठीक है। लैम्डा इंक्रीज होने से ई लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, जो कि कौन से पोर्शन में हो रहा है, सेकेंड हाफ वाले पोर्शन में हो रहा है। इस वाले पोर्शन में आप देखो, क्योंकि ग्राफ क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग है। ग्राफ डिक्रीजिंग का मतलब है कि लैम्डा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ आपके पास डिक्रीज हो रहा है, यानी ई लैम्डा की वैल्यू घट रही है। जबकि फर्स्ट हाफ के अंदर क्या हो रहा है, लैम्डा इंक्रीज होने से ई लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है। और जबकि इस वाले फॉर्मूले से तो हमेशा लैम्डा चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमेशा ही लैम्डा बढ़ाने से ई लैम्डा की वैल्यू घटेगी। तो अगेन रेले जीन्स की सबसे बुरी बात ये थी कि ये ग्राफ के सेकेंड हाफ को एक्सप्लेन सही करता है, पर फर्स्ट हाफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब सेकेंड हाफ वाला जो रीजन है वो कौन से रीजन में आएगा, लॉन्ग वेवलेंथ वाले रीजन में आएगा, या फिर लो फ्रीक्वेंसी, लॉन्ग वेवलेंथ या फिर लो फ्रीक्वेंसी। तो इस एरिया को ये एक्सप्लेन कर पाया, और इसके ऑपोजिट एरिया यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ या फिर हाई फ्रीक्वेंसी, इस रीजन के अंदर रेले जीन्स का रेडिएशन लॉ फेल हो गया। तो हमने जो दो लॉ पढ़े हैं उन दोनों में खास बात क्या है कि वो दोनों ही कर्व के हाफ पोर्शन को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहे। बस फर्क सिर्फ इतना है, जो वीन वाला था वो लो वेवलेंथ वाले को एक्सप्लेन कर पाया,
और जो रेले जीन्स वाला है वो लॉन्ग वेवलेंथ वाले रीजन को एक्सप्लेन कर पाया, पर दोनों ही लॉ जो हैं वो कंप्लीट ग्राफ को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड थे। तो फिर प्लांक रेडिएशन लॉ आया जो कि क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड था, उसने इस पूरे कर्व को एक्सप्लेन कर दिया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे किया।